Yes, hello to everyone. I welcome you all to this new daily news digest session. आज 22 नवंबर है and I've come up with two articles from the Indian Express. दोनों ही आर्टिकल कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है एंड सिंस दिस हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दीज डेज फॉर यूपीएससी एग्जाम आई थिंक हमें इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए। पहला आर्टिकल है, अभी रिसेंटली G20 समिट हुई थी ब्राजील में और उसके बाद एक अलायंस निकल के आई है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। दिस इज अ मेजर आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर G20 समिट विच वाज हेल्ड इन ब्राजील। याद रखिएगा लास्ट ईयर की जो G20 समिट थी उसका होस्ट भारत था। तो हर साल ये समिट होती है और मेजोरिटी केसेस में जो हेड्स ऑफ स्टेट्स रहते हैं वो इन समिट्स को में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस is an article which is dealing with that. Rio de Janeiro basically was the host of this year's summit in Brazil. एंड इनमें एक इनिशिएटिव निकाल के लाएंगे एंड जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी एंड दिस एम्स टू इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी एंड ensure that assistance is provided to countries with public policy targeting towards eradicating hunger and poverty. इसका ये इंटेंट है। फिर इसमें यहाँ पे क्यों इसको लाया गया है, तो 2015 में ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट्स अडॉप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं जिसे हम। ये 2015 में आया था बिकॉज एमडीजीज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से यहाँ पे भी पॉवर्टी एंड हंगर की बात हुई थी, बट वील सी दैट पॉवर्टी एंड हंगर इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग दे हैव अल्टीमेटली स्पाइरल्ड आउट, बढ़ गए हैं और ज्यादा। एंड देयर हैव बीन न्यूमरस रीजंस फॉर द सेम, पर्टिकुलरली लाइक कोविड-19 पैंडेमिक और अभी फिलहाल जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज बहुत सारी कंट्रीज में है, वॉर लाइक सिचुएशन है, ये कारण है जिसकी वजह से पॉवर्टी और हंगर कम होने की जगह बढ़ गए हैं। So this article has given a lot of ambitious projections that 622 million people, I think students को यहाँ पे ये data को note down कर लेना चाहिए कि 622 million people will live below the extreme poverty line of $2.15 per day by 2030. This is very sad, and this is double the target level. If the current trends persist, 582 million people will live in hunger by 2030, approximately the same number as in 2015. तो फिर जो SDG goals हमने establish किए हैं और जिसके लिए काम कर रही है वर्ल्ड कम्युनिटी, उसका बेसिकली फायदा होता हुआ दिखेगा नहीं। तो ये नई अलायंस इस चीज को ध्यान में रखते हुए लाई गई। हाउ इज दिस गोइंग टू फंक्शन? तो उसमें उन्होंने, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एलैबोरेट किया है 81 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, 26 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, 9 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड न्यूमरस philanthropic foundations and NGOs have already joined the alliance. ये अलायंस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी फॉर कंट्रीज टू सपोर्ट ईच अदर्स पब्लिक पॉलिसीज aimed at eradicating hunger and poverty. Apart from that, इन्होंने एक evidence based policy basket भी बनाई है which comprises more than 50 policy instruments that member countries can avail support for. फिर keywords को हम हमेशा याद रखेंगे because keywords sometimes get asked in prelims as questions. तो importance है Sprints 2030 initiative पर. There are 6 Sprints 2030 initiatives, high impact areas which will see target oriented initiatives catering to the most vulnerable. क्या चीजें हैं इसका इस प्रोसेस में? दे इंक्लूड स्कूल मील्स, कैश ट्रांसफर्स, स्मॉल होल्डर एंड फाइनेंशियल फैमिली फार्मिंग सपोर्ट प्रोग्राम्स, सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड maternal and early child health interventions and water access solutions. इसके अलावा unlike many initiatives, the alliance does not boast an exclusive fund. इसका मतलब यह है अलग से इसको पैसा नहीं दिया गया है. Rather, it envisions playing a matchmaking role, connecting countries in need with motivated donors and technical support. Let's say a country is in need and there is a donor or charity or organization or philanthropic institution which wants to support. ये organization matchmaking का काम करेगा उस केस में. $2 to $3 million are required annually for its operations, which will come from member countries and institutions such as FAO, UNICEF and World Bank. ये सारे organizations के नाम भी आप लोगों को याद रख लेने चाहिए. इसके अलावा द अलायंस मे बी हेडक्वार्टर्ड इन ब्राजीलिया बिकॉज ब्राजील में इनिशिएटिव लिया गया है, और सम अदर ग्लोबल साउथ कंट्री. इट विल आल्सो लाइकली हैव एन ऑफिस एट फाओ हेडक्वार्टर्स इन रोम. ठीक है, याद रखिए किसी स्पेसिफिक कंट्री में अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उस कंट्री में उस इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स के. इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता, हालांकि इंस्टीट्यूशन पेरिस में बना था बट इंडिया ने उसकी अध्यक्षता की. दैट इज व्हाई वी आल्सो हैव द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इट इज लोकेटेड एट गुरुग्राम इन हरियाणा. फिर एक आर्टिकल सेकंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन, अर्जेंटीना कंसिडरिंग लीविंग द पेरिस अग्रीमेंट, व्हाट डज इट मीन?
अर्जेंटीना पे एक इस साल प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था, बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक टर्मोइल, और बहुत जबरदस्त रैपिड इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को मिला है. एंड रिसेंटली अ न्यू प्रेसिडेंट हैज आल्सो बीन इंस्टॉल्ड, एंड कहा जा रहा है कि ये प्रेसिडेंट ने काफी स्वीपिंग या लैंडमार्क चेंजेस किया है. इनका नाम है हावियर मिलेई, जो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट हैं. तो इन्होंने कोशिश की है कि बहुत सारे जो अग्रीमेंट्स हैं उनसे अर्जेंटीना को दूर किया जा रहा है, जैसे कि प्रोमिनेंट अमंग देम बीइंग द पेरिस अग्रीमेंट. पेरिस अग्रीमेंट हुआ था 2015 में, और इसकी जो एजेंडा थी उसमें था ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कैसे कम किया जाए. एंड there have been instances where countries have decided to remove themselves from Paris Agreement. इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. उनका पहला वाला टर्म जो था 2017 में, अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने जो पेरिस अग्रीमेंट है उससे बाहर कर दिया. बाद में फिर दोबारा जो अगले प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, ही ब्रॉट द यूएस बैक टू पेरिस अग्रीमेंट. तो द पेरिस अग्रीमेंट, व्हाट इज इट? इट इज एन इंटरनेशनल अकॉर्ड which ensures that the climate change remains well below 2 डिग्री सेल्सियस. इस पे टारगेट करने की कोशिश की गई. तो ये नंबर, ये डेटा आपको याद होना चाहिए. इसके अलावा पेरिस अग्रीमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसकी ये बात करते हैं, वो है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. इसका फुल फॉर्म है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, आईएनडीसीज बोलते हैं इसको. जहां पे हर कंट्री डिसाइड करती है वो कितना स्टेप या क्या एक्शन लेगी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए. हाउ डज अ कंट्री विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट? उसके लिए आर्टिकल 28 का में प्रोविजंस दिए हुए कि एनी टाइम आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द एग्रीमेंट हैज एंटर्ड इनटू फोर्स, दैट पार्टी में विड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट बाय गिविंग रिटन नोटिफिकेशन टू द डिपॉजिटरी. तो इस वजह से अग्री विड्रॉइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज एक्चुअली अ पॉसिबिलिटी. Why is Argentina considering to leave this particular treaty? They've said that we are re-evaluating our strategy on all matters related to climate change, and we have not made our decision yet, but we are thinking of leaving this. And जो प्रेसिडेंट मेली, हावियर मेली जो प्रेसिडेंट है उनके, ही इज अ क्लाइमेट डिनायर. एक नया टर्म देखने को मिलता है, क्लाइमेट डिनायर. इसका मतलब है ही इज समवन हु डज नॉट एक्सेप्ट क्लाइमेट चेंज टू बी अ रियलिटी. ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज तो एक होक्स है, and he has vowed to withdraw Argentina from the Paris Agreement. What will Argentina's withdrawal have? क्या इम्पैक्ट होना चाहिए इसका? पहले तो ये देखा जाएगा कि कोई भी कंट्री अगर विड्रॉ करेगी तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट होगा. मेनी अदर कंट्रीज आर आल्सो गोइंग टू सफर ड्यू टू दिस. Countries basically have slashed their emissions as far as climate change is concerned. तो 42% by 2030 and 57% by 2035 ये टारगेट दिया गया है कंट्रीज को. If the 1.5 degree threshold is somehow breached. अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया का 24th लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का. तो ऑब्वियसली इट्स अ मेजर polluter as well. It comprises significant fossil fuel resources and exports, with the second largest reserves of shale gas, which is a type of natural gas, and fourth largest reserves of shale oil worldwide. अब याद रखिए, लास्ट ईयर अर्जेंटीना पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है 2024 के प्रीलिम्स में. They might ask another question on another aspect related to Argentina, because UPSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस की थीम रिपीट हो जाती है. The withdrawal could also isolate Argentina, uh, because ultimately if you go out of climate change agreements, बहुत सारे जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं कंट्रीज को इफ दे टैकल क्लाइमेट चेंज, वो भी वापस हो जाते हैं. तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू हैपन. हाउएवर दिस लुक्स लाइक अ फार फेच्ड ड्रीम ऑफ सॉर्ट्स. तो अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है कि अर्जेंटीना विड्रॉ करे, बट अगर करता है तो दीज आर गोइंग टू बी द रैमिफिकेशंस ऑफ द सेम. With this, I would like to invite Kanhaiya sir to take this discussion forward. थैंक यू सर. आज के द हिंदू से मैंने एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिया है द हिंदू के एडिटोरियल पेज पे, रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो ये जनरली जो आर्टिकल है थोड़ा सा बाइस्ड है, जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, बट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है. तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट यू कैन सी द की टू गुड लीडरशिप. यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं. गुड लीडरशिप इज नॉट ओनली टू इन चूजिंग द प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, इट इज ऑल्सो गाइडेड बाय द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट प्रॉब्लम्स टू लिव विद. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. इस जो करंट आर्टिकल जो है, इसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन
at the expense of the lack of attention in the agriculture direction, agriculture field, agriculture sector, in the life of the 40% population of इंडिया विच इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये यहाँ पर मेंशन है, ये डाटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज द नीड ऑफ आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज in improving governance and delivery in particularly in agriculture sector। तो ये जो आइडियाज है जो ऑथर बोल रहा है, इट शुड कम फ्रॉम दी फार्मर्स इटसेल्फ। सो फार्मर्स से ही आना चाहिए, ना कि टॉप लेवल लीडरशिप। तो ये जो कुछ आइडियाज हैं जो इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में करना चाहिए बाय द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स विच आर मेनली द फार्मर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट जो है, यहाँ पर कुछ टर्म मेंशन है जैसे नैनो यूरिया। ये स्टूडेंट्स को रीड करना चाहिए, नैनो यूरिया होता क्या है। नॉर्मल जो हम यूरिया पहले यूज करते थे फर्टिलाइजर, उसके कंपैरिजन में इसके क्या एडवांटेजेस हैं और कितना परसेंट प्रोडक्टिविटी या फिर इसका यूज इफिशिएंसी है या एब्जॉर्प्शन रेट है वो चेंज होता है बाय यूजिंग दिस नैनो यूरिया। तो ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। नेक्स्ट जो इसमें मेंशन है कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वेराइटीज का यहाँ पर मेंशन किया गया आईसीएआर के बारे में, कि उसने कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वेराइटीज रिलीज की है। उसका इफेक्ट भी बताया है, उसका कितना इफेक्ट हुआ है और कितने जो है एक्चुअली हम कमर्शियली देख पा रहे हैं जो अडॉप्ट हुए हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह हो जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता क्या है, इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। नेक्स्ट जो यहाँ पर मेंशन है पूसा डिकम्पोजर एंड ड्रोन दीदीज प्रोग्राम। ये दो प्रोग्राम मेंशन है जिसमें पूसा डिकम्पोजर एक टाइप ऑफ बायो डिकम्पोजर है फॉर डिकम्पोजिंग दी एग्रीकल्चर वेस्ट एंड अदर वेस्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ड्रोन दीदीज प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके कुछ जो फीचर्स हैं मैं आई विल शो यू। एज यू कैन सी दीज आर द की फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। It gives subsidy to the women self-help groups for purchase of drone. 80% of the drone cost as a subsidy up to 8 lakh will be uh, beared by the central government. Loan facility from AIF for remaining cost of the drone. Easy loan at 3% interest rate. Then drone pilot training as a part of drone package. Then chance to earn additional 1 lakh per annum थ्रू ड्रोन्स। एंड एक्चुअली ड्रोन का यूज क्या करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दे आर रेंटिंग दिस ड्रोन टू स्प्रे सर्विसेज टू फार्मर्स थ्रू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो जनरली फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो भी हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे करना है, सर्विलेंस करना है, इन सब के लिए वो रेंट आउट करेंगे इन ड्रोन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं फार्मर्स को। तो उसके थ्रू जो अर्निंग होगी उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे कैन अर्न एडिशनली 1 लाख पर एनम थ्रू दीज ड्रोन्स। तो ये ड्रोन दीदी प्रोग्राम है जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इस आर्टिकल में डीएपी फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, डेफ फर्टिलाइजर। ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे हम एनपीके न्यूट्रिएंट्स की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों न्यूट्रिएंट इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर में होता है। तो डेफ फर्टिलाइजर्स होते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रक्स है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, वो ये है कि द हाउ टू गेट दीज ओपिनियंस ऑन द टेबल। सो नॉट रिसीविंग फीडबैक और न्यू आइडियाज फ्रॉम द ग्राउंड लीड्स टू फ्लॉड पॉलिसीज एंड लेक ऑफ डिलीवरी एंड कॉन्सिक्वेंटली लेक ऑफ ट्रस्ट। तो अल्टीमेटली यही बोल रहा है कि जो ग्राउंड लेवल से जो आइडियाज आते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इन मेकिंग ऑफ न्यू पॉलिसीज एंड ऑल्सो द डिलीवरी फॉर बिल्डिंग प्रॉपर ट्रस्ट, है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं कि टेक अवेज है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। नाउ आई इनवाइट गौरव सर टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। Thank you, sir. So there is one article from my side from today's edition of Hindu, and this is related to antimicrobial resistance. So we all know that this AMR has become a menace over a decade or two. तो बात ये कर रहा है ये आर्टिकल कि जो इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है दैट हैज डन वंडर्स एंड वी हैव बीन एबल टू इरेडिकेट डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, बट देयर आर स्टिल मेनी अपॉर्चुनिटीज अंडर यूटिलाइज्ड। और ये बात इसमें दो
पर्टिकुलर वैक्सीनेशन और 2 पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस तरह के डिजीजेस को बढ़ाती हैं उसकी बात कर रहा है। दैट इज न्यूमोकोकल निमोनिया कंजुगेट वैक्सीन जो है, और दूसरा हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात कर रहा है। इट इज एक फिगर दिया हुआ है that estimate from the 2015 had placed it at 1.84 million cases and 84,000 cases डेथ्स के लिए, कि ये जो रेस्पेक्टिवली ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है उसकी बात कर रहा है। एंड इट सेज दैट दीज टू पैथोजेंस, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया जो निमोनिया करवाता है एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा करवाता है, आर लीडिंग कॉज ऑफ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और ये जो चिल्ड्रन हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल होते हैं इस डिजीज को, एंड दे आर अमंग द कॉमन कॉजेज ऑफ ईयर इन्फेक्शंस भी करवाता है, लंग इन्फेक्शन भी करवाता है, एंड ब्रेन इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस हम देखते हैं गोरखपुर वगैरह में मेनिंजाइटिस के केसेस होते हैं, तो वो सब इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक और दिया हुआ है गावी। गावी क्या है? तो गावी जो है WHO का एलायंस है ओवरऑल कंट्रीज का, जो एक तरह से वैक्सीन कि एक जो डेवलपिंग नेशन है उसको वैक्सीन कैसे पहुंचाया जाए, देयर इज नो लाइक डर्थ ऑफ रिसोर्सेज देयर, हाउ वी कैन मैनेज टू एक्सपोर्ट वैक्सीन देयर। तो ये गावी इंडिया जो है गावी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड इट एक्सपोर्ट्स इट्स वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो बात आती है, लेकिन जो एक लार्जर इशू ये है कि वी डू वैक्सीनेशन, और वो जो एक तरह से हमने इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन दिया तो वी विल बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा, इफ यू विल गो गिव वैक्सीन अगेंस्ट लेट्स से निमोनिया, वी विल बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट निमोनिया। तो लेकिन उसका क्या है, इसका एक अच्छा इफेक्ट ये है कि देन यू विल बी इम्यूनाइज्ड ऑल्सो अगेंस्ट द अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। तो बात यही करें, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं जो आपको नॉर्मली कभी भी हो सकते हैं। तो इफ यू आर नॉट इम्यूनाइज्ड against these two pathogens, you will be vulnerable for many opportunistic pathogens. तो यह बात है, while the direct short term effect are often reported, what is generally not recognized that the non-vaccination fuels a larger problem that is global concern. अब होता क्या है कि आप नॉन वैक्सीनाइज नहीं है, आपको छोटी मोटी बीमारियां हो रही हैं, यू विल ऑलवेज टेकिंग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। व्हाट एंटीबायोटिक्स? आप एंटीबायोटिक्स इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग antimicrobial resistance. So authors in this paper are saying that if you would take these two vaccines against these pathogens, there are chances that you will be shielded against many of the opportunistic vaccines, many opportunistic pathogens। और ये जो आप indiscriminate use of एंटीबायोटिक कर रहे हो वो कम हो जाएगा, यूसेज अपने आप में कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ये कर रहा है, एंड इसका एक वे आउट जो है वो बोल रहे वन हेल्थ अप्रोच। अब एग्जैक्टली स्टूडेंट शुड नो व्हाट इज वन हेल्थ अप्रोच। क्या है वन हेल्थ अप्रोच? इज इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट अप्रोच, जहां नॉट ओनली इट इज ह्यूमन सेंट्रिक, इट इज ऑल्सो सेंट्रिक टुवर्ड्स द लाइक इन्वायरमेंट भी है, एनिमल्स भी है, सब कुछ है, वो एक कैनवस में आता है। ठीक है, अब बात ये है कि वी ऑल हैव सीन दैट कोविड में क्या हुआ। कोविड में बिकॉज इट एमिनेटेड, द वायरस एमिनेटेड फ्रॉम द एनिमल एंड इट वेंट created havoc all across the world and humans were largely affected. तो और दूसरी बात, इन्वायरमेंट से कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक इन्वायरमेंट इफ देयर विल बी लाइक आप देख रहे ग्लोबल वार्मिंग है, इफ देयर विल मोर वार्मर कंडीशन, द पैथोजन उस तरह के कंडीशंस में प्रॉस्पर करते हैं। ठीक है, तो देयर इज ए इंट्रिकेट बैलेंस बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज एंड इन्वायरमेंट और एनिमल बीच में आ जाता है, इसीलिए वन हेल्थ का अप्रोच WHO लेके आया। वन मोर थिंग्स स्टूडेंट कैन नो कि WHO का अवेयर प्रोग्राम क्या है और WHO का ग्लास नेटवर्क क्या है, ये चीज वो जान सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये आर्टिकल इस लिहाज से बहुत अच्छा है, और स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि इसको हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करें। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO का क्या स्टेप लिया है उन्होंने टू मिटिगेट द मेनेस ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उस पे वो एक तरह से शॉर्ट नोट बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ आई विल इनवाइट मनीष सर टू कैरी दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। I have two small articles from one from Indian Express and one from the Hindu. The very first article is talking about the use of ICBM missile by the Russia on Kyiv.
तो अभी क्या हुआ, लार्ज स्केल डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल लेवल पे, जिसमें एटकम्स को यूज किया यूक्रेन ने रशिया पर, देन आफ्टर रशिया इज रिटेलिएटिंग विद द आईसीबीएम मिसाइल। तो एज ए स्टूडेंट दिस आईसीबीएम मिसाइल्स क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट शुड नो कि व्हाट इज द आईसीबीएम मिसाइल। तो इट इज ए स्ट्रेटेजिक वेपन है जो डिजाइन किया गया डिलीवरी ऑफ न्यूक्लियर वॉर है, तो इसको न्यूक्लियर डेटरेंस के रूप में भी कंट्री यूज करती है। इसके साथ साथ ये जो पाथ फॉलो करता है और बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, और ये 3 फेजेज में होता है, जिसमें लॉन्च फेज होता है, मिड कोर्स होता है और री एंट्री फेज होता है। आजकल जो आईसीबीएम होती है इसमें एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसे हम मिर बोलते हैं, जो होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसमें क्या होता है कि एक ही मिसाइल में हम मल्टीपल वॉर हेड्स को यूज करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, और मल्टीपल टारगेट को हिट किया जा सकता है विद दिस। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। हाँ, या मेंस की अगर बात करें तो इट हैज मेनी मैंने इसका मल्टीपल यूज हो सकता है, बिकॉज दिस स्टेप इज हैज मेनी रेमिफिकेशन ऑन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है जो वहाँ पे इट मे लेड टू वर्ल्ड वॉर 3। तो बहुत सारे इसके ये हैं, तो उस तरह से इस पे आर्टिकल को प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा आर्टिकल है इट्स टॉकिंग अबाउट प्राइस स्टेबिलिटी बेडरॉक फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ये आरबीआई का जो गवर्नर है उन्होंने ये कहा है। तो आरबीआई इज ट्राइंग टू मेंटेन द इन्फ्लेशन एट द लॉन्ग टर्म ऑफ अराउंड 4%, जो टारगेट है इसको अचीव करने की बात की है इस आर्टिकल में। तो हियर वी एज ए स्टूडेंट वी नोट नीड टू नो कि हाउ दिस 4% टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गोइंग टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेन्ड ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इफ वी आर एबल टू मैनेज द इन्फ्लेशन वेरी वेल, और जो टारगेटेड जोन है हम उसमें रखते हैं, तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर है वो पीपल का वो बढ़ाएगा। तो जो रियल वैल्यू होता है मनी का वो बढ़ेगा, और पीपल का परचेजिंग पावर उससे होगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड ड्रिवन जो इकोनॉमी होता है वो डेवलप निकल के सामने आएगा। और ये स्टेबल पॉलिसी, स्टेबल इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज करेगा, जो कि इंडिया में कहीं ना जो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है इसको प्रमोट करेगा। और विथ ये दोनों कंबाइंड होकर कहीं ना कहीं जो सस्टेन ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगी इंडिया में। तो दिस टू आइडिया इज फ्रॉम दिस आर्टिकल कि वी आर टारगेटिंग inflation rate of 4% and how it is going to increase the purchasing power of people as well as investment in our country। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इन्फ्लेशन अगर स्टेबल है तो कैसे ये परचेजिंग पावर को इंक्रीज करेगा और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करेगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेस सेशन। थैंक यू।